जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वाली जो स्पेशल वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों, क्लास 12th के हिस्ट्री, हिंदी में कहें तो आपके इतिहास के सब्जेक्ट है। ठीक है, बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो में हम आपकी जो पहली वाली किताब है बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इससे हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं, यानी कि वन शॉट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, और इस सेशन में हम क्या करेंगे कि पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर में हमने देखा और उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जो हर एक चैप्टर से 2-3 ऐसे क्वेश्चन है 8-8 नंबर के, जो ज्यादातर आते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पे डिस्कस करेंगे जो कि हर एक चैप्टर से 8 नंबर में ज्यादातर आते ही आते हैं और जिनके आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिन बच्चों ने सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर रखा होगा उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर आने वाला है, उसकी भी तैयारी इस वीडियो से आपकी फर्स्ट बुक की बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। बट एक चीज, ये जो पूरा का पूरा सेशन है आपका, ये अराउंड 50 मिनट से लेकर 1 घंटे का बनने वाला है। लेकिन हाँ, इससे आप कंप्लीटली एंड तक देख लेना, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में समझा दूंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्या भाई? तो आइए शुरुआत करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये ऐसा प्रश्न है जो 5 से 6 बार आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न क्या है बच्चों? महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी कि हिंदू धर्म में पंचम वेद के नाम से जिसे जानते हैं महाभारत, ठीक है ना, महाभारत ग्रंथ, तो उसमें हमें किस किस तरीके के पारिवारिक संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि महाभारत काल में ये जो परिवार शब्द उपयोग किया गया है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता था। बेसिकली परिवार जो हुआ करता था, ये एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें हम संबंधी कहते थे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे चाचा भाई वगैरह, ताऊ ताई, ठीक है, ये सब एक ही साथ में रहते हैं तो एक बड़ा सा समूह बन जाता है, तो आपस में इनको क्या बोलते हैं? सगे संबंधी बोल देते हैं। ठीक है, तकनीकी भाषा में हम इन लोगों को जातीय समूह भी कह सकते थे। ठीक है, महाभारत ग्रंथ के अनुसार। दूसरा, ये जो परिवार था, पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक भी थे और रक्त संबंध, यानी कि कुछ तो ऐसे थे जैसे आपके माता पिता हैं, ठीक है, आपके भाई बहन है, इस तरीके से जो खून के रिश्ते होते हैं। ठीक है, एक नैसर्गिक, जैसे कि आपकी बहन की शादी हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो पति होता है वो नैसर्गिक हो जाता है। ठीक है, और जिसका खून से रिश्ता ना उसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं माना जाता, आजकल तो सब नॉर्मल ही है। फिर यहाँ पे परिवार की बात हो गई, अब आपको पितृवंशिकता के बारे में बात बता देनी है, अर्थात वह वंश परंपरा बच्चों जो पिता के पुत्र, उसके पौत्र फिर प्रपौत्र है। दैट मीन्स मान लेते हैं आपके परदादा, ठीक है, फिर आपके दादा, ओके, फिर आपके पिताजी, ओके, फिर आप। तो इस तरीके से ये जो सीढ़ी चलती आ रही है, ये सीढ़ी चलती आ रही है, इसको बोलते हैं पितृवंशिकता। ठीक है, अब पितृवंशिकता में होता क्या है, जो घर का सबसे बड़ा बेटा होगा, ठीक है, वही उसका उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो उसका जो भाई होगा, उस व्यक्ति का, चाहे पिता दादा, उसका भाई जो था, छोटा भाई, वही उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। और अगर भाई भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, तो कभी कभार उसके बांधव बांधव, चचेरे ममेरे वटेवर, वो भी सिंहासन पे अपना हाथ जमा लेते थे। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। लेकिन महाभारत काल में हमें पितृवंशिकता भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं हमें मातृवंशिकता भी देखने को मिली है। कैसे? क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियां थी जहां पर स्त्रियां, जैसे कि एक एग्जांपल है प्रभावती गुप्त, ये सत्ता का वो करती थी, जिससे में ये पता चलता है कि पितृवंशिकता के साथ साथ कहीं ना कहीं मातृवंशिकता भी महत्वपूर्ण रही थी। ठीक है, और महाभारत काल के दौरान बच्चों जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे, जितने भी पिता होते थे, अगर उनकी बेटी है तो उनके लिए सबसे बड़ा जो एक दान होता था, सबसे बड़ा एक जो कर्तव्य होता था, वो होता था विवाह के समय कन्या को भेंट में देना। दैट मीन्स कि विवाह के समय जो कन्या दान होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था एक पिता के लिए, और आज भी हमारे हिंदू समाज में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, आगे आगे दिया है बच्चों, महाभारत काल के दौरान टोटल 8 तरीके के विवाह के नियम प्रचलित थे। जैसे कि 8 प्रकार के थे, जिसमें 4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिसमें बहिर्वाह पद्धति, यानी कि एक ही गोत्र के जो है आपस में विवाह नहीं करेंगे, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करेंगे। अंत्य विवाह, एक गोत्र के व्यक्ति एक ही गोत्र में शादी कर लेंगे। बहुपति प्रथा, यानी कि
एक पत्नी की कई पति होंगे और बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक पति के कई पत्नियां होंगी। ठीक है, और मेनली ये सब देखा गया था उस समय। ठीक है, साथ ही यहाँ पे गोत्र की बात आ जाती है, अर्थात प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और सदस्य जो थे उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते थे। मान लेते हैं किसी का गोत्र है भारद्वाज, ठीक है, किसी का गोत्र अगर भारद्वाज है तो भारद्वाज उनका गोत्र कैसे हुआ कि इससे पहले जो थे वो एक ऋषि का नाम रहा होगा ये, अब उन्हीं का इन्होंने नाम अनुसरण कर लिया तो बस उसी के वंशज ये माने जाने लगे। अब वो उनके पिता पुत्र उनके पुत्र, अब वो भारद्वाज ही कहलाएंगे गोत्र के हिसाब से। ठीक है, गोत्र के समय नियम भी देखे गए थे, जैसे कि जब किसी भी लड़की का विवाह हो जाता था तो उसे अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। जैसे कि लड़की का गोत्र है भारद्वाज उसके पिता का, अब उसका जो पति है, पति का गोत्र वटेवर कुछ भी हो एबीसीडी, तो उसे अपने पति का अपनाना पड़ेगा शादी होने के बाद में। ठीक है, और ये भी कि इस दौरान एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ गया। और भी कुछ आ जाते हैं, जैसे कुछ सातवाहन राजा जैसे बहुपत्नी प्रथा, अर्थात एक से अधिक पत्नी रानियों के नामों में गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों के उपयोग किए जाते हैं जो कि पिता के पुत्र गोत्र थे। मतलब क्या समझे कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो गोत्र के नियम वगैरह होते थे इनका सर्व पालन नहीं होता था, क्योंकि कई रानियां जो थी उनके नामों में गोत्र होता था गौतम या फिर वशिष्ठ जो कि उनके पिता के होते थे। बल्कि नियम क्या था कि शादी के पश्चात रानियों को लड़कियों को अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उनकी गौतम वशिष्ठ ये पिता थे। ठीक है, कई बार सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था, इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं माताएं भी महत्वपूर्ण रही होंगी। ठीक है भाई, देखो समझ में आ गया आप सभी को अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है, परिवार क्या था, पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक थे या नहीं, पितृवशिता के बारे में आपको ये 3 पॉइंट बता देने हैं, फिर कन्यादान के बारे में आपको बात बतानी है। ठीक है, फिर आपने बताना है विवाह के नियमों के बारे में, आप एक दो को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, फिर आपने गोत्र के बारे में यहाँ पे बातें बता देनी। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है पता है क्या है कि 3 से 4 जो टॉपिक है ना वो एक ही साथ ऐड हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा आंसर सेम लिखना है, इसमें से आप अगर 80% भी लिख देंगे, 80% भी, तो भी 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ 1-2 पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहां से देख लेंगे, डिस्क्राइब द फैमिली रिलेशंस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। ठीक है, तो फैमिली के बारे में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंट आपको दिए हुए आप इन्हें इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेनली हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो है तो आपको मैं हिंदी मीडियम में समझा दिया हूँ, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम में आपको सेंटर फॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, समझाइए कैसे। अर्थात पहले हम बात करेंगे कि अमरावती का जो स्तूप था जब इसकी खोज हुई तो ये नष्ट कैसे हो गया, फिर सांची के स्तूप कैसे बच गया इसके बाद। अमरावती का स्तूप, तो अमरावती के स्तूप के बारे में सबसे पहले हम इसकी खोज की बात करेंगे। तो खोज जो थी बच्चों ये 1796 में अमरावती स्थान के एक स्थानीय राजा थे, इनके द्वारा की गई थी। ही इसलिए गई थी क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम अपने आप को देवताओं से जोड़ने के लिए मंदिर बनवाते हैं। तो जहां पे अमरावती का स्तूप था इन्हें पता नहीं था पहले, तो उन्होंने क्या किया वहां पे खुदाई का काम शुरू करवा दिया। अब अमरावती स्तूप से इन्हें कुछ मूर्तियां अवशेष वगैरह मिलते गए, लेकिन राजा ये समझ नहीं पाया कि ये अवशेष किस चीज के हैं। राजा को ये भ्रम हो गया कि हो सकता है हम जहां मंदिर बना रहे हैं इस स्थान पे कोई खजाना छुपा हो। तो जैसे जैसे वो खुदाई करता चला गया, उसके जो चित्र पटल थे, उसकी जो विशेष मूर्तियां थी वो सब कुछ ध्वस्त होती चली गई। तो राजा की गलती की वजह से बहुत सारा इसका जो अवशेष था वो खराब हो गया। ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती थी कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट का ना छपना। बेसिकली अमरावती के स्तूप की मूर्तियां देखी थी उसने और इस जगह का निरीक्षण करके उसने एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था। ठीक है, जो कि उसने सुल्तान जहां बेगम को अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट छपी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 1854 में गुंटूर, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो कमिश्नर थे इन्होंने क्या किया, अमरावती की यात्रा की। अब अमरावती की यात्रा की तो उस समय लोगों को स्तूप का महत्व तो पता नहीं था, इसीलिए ये जो कमिश्नर आए इन्होंने क्या किया, यहाँ के बहुत सारी मूर्तियां बहुत सारे पत्थर अपने साथ ले गए मद्रास, और वहां की जो सोसाइटी थी वहां पे जाके स्थापित कर दिया। मतलब अमरावती खुद जो उसकी मूर्तियां हैं जो पत्थर है वो उठा उठा के कहीं और ले जाई जा रही थी। ठीक है, 1850 का दशक, अनेक अधिकारियों ने अमरावती स्तूप की यात्रा की एवं बहुत सारी यहाँ पे
मूर्तियां जो थी उसको लेके चले गए। कहाँ कहाँ पर? एक तो मद्रास लेके गए, दूसरा कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लेके पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस लेके पहुंचे। एक तरीके से अमरावती स्तूप का जो मूल स्थान था और इसकी जो मूल मूर्तियां, पत्थर, चित्र, किरण, सब कुछ यहाँ से लोग ले जाके अपनी अपनी जगह स्थापित करने लगे। ठीक है, जितने अधिकारी आते यहाँ से कुछ ना कुछ लेके चले जाते। अमरावती के स्तूप तक विद्वानों को स्तूपों के महत्व का पता ही नहीं था, इसीलिए न इसका संरक्षण किया गया और न संरक्षण के बारे में कुछ सोचा गया था। ये रीजन था बच्चों जिसकी वजह से अमरावती नष्ट हो गई थी। जो भी आया कुछ ना कुछ यहाँ से ले गया। ठीक है ना, ये चीज है। अब बारी आती है कि सांची का स्तूप कैसे बच गया भाई। तो पहले इसकी खोज की बात करते हैं। तो सांची के स्तूप की खोज हुई थी 1818 में, और ये तब हुई थी जब कुछ विद्वानों को स्तूपों के महत्व का पता चल चुका था। सांची के स्तूप की खोज हुई 1818 में। तो इसके 3 तोरण द्वार, ठीक है, 4 तोरण द्वार थे, जिसमें से 3 तो एकदम नॉर्मली थे, जैसे हमारे घर के दरवाजे होते ना, ऐसे ही। चौथा वहीं पर अच्छी हालात में पड़ा हुआ था, टीले पर। ठीक है, यहाँ पर संरक्षण के लिए शाहजहां बेगम ने अनुदान दिया। कैसे? फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों क्या करना चाहते थे, सांची के स्तूप से वास्तविक रीतियां लेकर जाना चाहते थे, ताकि हम जो भारत की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको अपने कंट्री लेके जा सकें। बट नहीं, यहाँ की जो बेगम थी, शाहजहां बेगम, उन्होंने क्या किया, इनको उसकी नकल, प्लास्टर की जो मूर्तियां थी उसको ले जाने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, तो ये पहला इनका योगदान हुआ। और साथ ही स्तूप की टूटी फूटी संरचना की मरम्मत करने के लिए, इसके रखरखाव के लिए इन्होंने अनुदान भी दिया था। फिर दूसरी बेगम का नाम आ जाता है बच्चों सुल्तान जहां बेगम। बेसिकली सुल्तान जहां बेगम शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने सांची के स्तूप का एक अच्छा संग्रहालय बनाने के लिए, ताकि उसकी मूर्तियां वगैरह कहीं जाए ना, और एक अतिथिशाला बनाने के लिए, ताकि जो भी यहाँ देखने हैं उसके लिए एक अतिथिशाला बनाया जाए, इसके लिए अनुदान दिया, पैसा दिया और निर्माण करवाया। ठीक है, पांचवा क्या है कि ये एक बहुत अच्छी खबर रही कि किसी भी तरीके से किसी बड़े रेल ठेकेदार की या फिर किसी बड़े इंजीनियर की, निर्माता की सांची के स्तूप पर नजर नहीं पड़ी। और साथ ही ये उन लोगों से बचा रहा बच्चों जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। और इससे पहले अमरावती की खोज हो चुकी थी, तो लोगों को स्तूप के महत्व का पता नहीं था, लेकिन सांची के स्तूप की खोज तक लोगों को स्तूपों का महत्व का पता चल चुका था। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आखिर सांची का स्तूप क्यों बचा रहा। तो खोज में शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, रेल ठेकेदार, निर्माता के लेना पड़ना और उन लोगों से बचा रहना, और साथ ही स्तूप के महत्व का पता चल जाना। और ठीक इसी के उलट आ जाता है अमरावती का स्तूप। ठीक है ना, ये चीज है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, दिया हुआ है बच्चों, द स्तूप ऑफ सांची वाज सेव्ड व्हाइल दैट ऑफ अमरावती वाज डिस्ट्रॉयड, एक्सप्लेन हाउ। यस, स्तूप ऑफ अमरावती कैसे नष्ट होता है, तो इस बारे में आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे छठा पॉइंट है। ये देखते हैं, स्तूप ऑफ सांची तो डिस्कवरी कब हुई थी, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के यहाँ पे कोई उससे देखा नहीं इसी को। ठीक है ना, और उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल चुका था। ये चीजें कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक प्रथाएं हैं इनके पुनर्निर्माण को स्पष्ट करते हुए मोहरों के संदर्भ में समझाइए। बिल्कुल ठीक है बात भाई, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक निर्माण के संबंध में हमें कुछ बातें मिली हैं वो समझानी है, और मोहरों का क्या इसमें योगदान है वो समझाना। तो आइए देखते हैं, दिया गया है बच्चों सबसे पहले एकदम, ये सिर्फ 7-8 पॉइंट में आंसर है सीधा। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण, सबसे पहला पॉइंट। आधुनिक पुरातत्वविद जब इसकी खोज कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता से उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो असामान्य लगी उन्हें या फिर अपरिचित लगी। उन्हें लगा कि ये वस्तुएं असामान्य हैं, अपरिचित हैं, तो हो सकता है कि ये हड़प्पा वासियों की धार्मिक महत्व की रही होंगी। जैसे इन खुदाई करों को, इन पुरातत्वविदों को आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर अच्छा सा मेकअप, प्रावधान वगैरह किया गया था। तो लोगों को ये लगा कि ये मूर्ति बाकी सबसे अलग है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मात देवी रही होगी। ठीक है, तो इसको मात देवी की संज्ञा दे दी। वहीं पुरुषों की कुछ दुर्लभ पत्थर की मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये पुरोहित राजा रहे होंगे, जो कि एक बेसिकली दैवीय शक्ति का उदाहरण दर्शाते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे अनुष्ठानिक महत्व की बात आ गई। कैसे? इतिहासकारों ने देखा कि ये बड़े बड़े जो विशाल स्नानागार हैं, हर एक घर में तो छोटा छोटा है, लेकिन कुछ बड़े बड़े थे, तो हो सकता है कि इनका उपयोग ना किसी बड़े अनुष्ठानिक स्थान वगैरह के लिए किया जाता होगा। साथ ही इन्हें कालीबंगन से, लोथन से छोटी छोटी वेदियां मिली जिसमें हवन वगैरह करते हैं ना, छोटी छोटी से, वो जो ईंटों से बना हुआ होता है हवन का एक पॉइंट, ठीक है ना, तो इन्हें वो ऐसी वेदियां मिली। तो इनको ये लगा कि हो सकता है कि कुछ लोग सामूहिक तौर पे या फिर पर्सनली तौर पे यहाँ पे हवन टाइप में ऐसा कुछ करवाते होंगे। ठीक है, तो इन सभी से हमें हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता चलता है। लेकिन इन धार्मिक प्रथाओं के बारे में मोहरों ने अपना क्या योगदान दिया है, मोहरों से हमें क्या पता चलता है, ये समझिए। तो आइए समझते हैं अब मोहरों के बारे में। देखिए, बेसिकली मोहरें, जैसे ये एक सिक्का है ना, ये एक सिक्का, अब इस सिक्के पर कई बार ना अनुष्ठानिक दृश्य बने हुए होते थे। ठीक है, कैसे? अनुष्ठानिक दृश्य, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, अनुष्ठान यहाँ पे किए जाते होंगे तो भगवान भी रहे होंगे। ठीक है, कई मूर्तियां ऐसी थी जिसपे हमें पेड़ पौधों की चित्र उत्कीर्ण मिले। ठीक है, यानी कि कई ऐसे ये बेसिकली वो थे मोहर हैं जिसपे हमें इस तरीके के जो पेड़ वगैरह थे, ठीक है, पेड़ पौधे, इनके हमें चित्र मिले हैं। तो इनको ये लगता था भाई, जो इतिहासकार थे, पुरातत्वविद, हो सकता है कि ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते होंगे। ठीक है, साथ ही इन्हें कुछ मोहरें ऐसी मिली हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, हर एक जगह से, जहाँ पे एक सिंग वाला जानवर हर एक मोहर पे देखा पाया गया। मेनली जो राजशाही मोहर होती थी उस पे एक सिंग वाला जानवर पाया गया था। तो हो सकता है कि हड़प्पा वासी एक श्रृंगी जानवर की पूजा करते होंगे। ठीक है, साथ ही आदिशिव की बात आ जाती है। कई बार जानवरों से घिरा एक व्यक्ति दर्शाया गया है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है, शिव, आद्य शिव का रूप यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये है भाई हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के बारे में, माता देवी की संज्ञा, पुरोहित राजा, अनुष्ठानिक महत्व, विशाल स्नानागार, वेदियां वगैरह, और मोहरा के बारे में अनुष्ठानिक दृश्य, प्रकृति की पूजा, एक श्रृंगी आदि शिव की संज्ञा, ये सारी चीजें। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। आगे इंग्लिश में देखेंगे कि एक्सप्लेन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विद रेफरेंस टू द सील्स। तो रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ रिलीजियस प्रैक्टिस का ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मदर गुडीज नाउन, टेस्ट किंग, रिचुअल इंपॉर्टेंस के बारे में, अपग्रेड बात की बात करा देंगे। ठीक है, एंड जो अल्टार्स थे इसकी बात करेंगे, एंड स्टैम्प्स यानी सील्स की बात हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको जो मेनली है बेसिकली इस पे जो डिफरेंट रिचुअल सीन पाए गए थे उसकी बात बताएंगे, वर्शिप ऑफ नेचर की बात बताएंगे, एक श्रृंगी की बात बताएंगे, प्रोटो शिवा की यहाँ पे बात बताएंगे। ठीक है, द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई डाउट नहीं? आगे। अच्छा, एक चीज बच्चों, अभी तक की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों, उतना हमारा और मोटिवेशन बढ़ जाता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12th में है। और आप सभी ने जब वीडियो एंड हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। अभिलेखों का अर्थ निकालते समय जो अभिलेख शास्त्री से इनको कई तरीके की कठिनाइयों समस्याओं से जूझना पड़ता था, स्पष्ट कीजिए। पहले ये समझो अभिलेख क्या होता है। बेसिकली पत्थर, धातु, ठीक है, पेज टाइप में जैसे हम बोलते हैं, या फिर किसी भी कठोर सतह पर जो खुदे हुए अक्षर होते हैं उनको अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तब इन अभिलेखों का जब अध्ययन करते हैं अभिलेख शास्त्री, तो इनसे कौन सी उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ता है, आइए समझते हैं। बेसिकली हमें अभिलेखीय जो साक्ष्य हैं इसकी सीमाएं बतानी है। तो पहले ये समझो अभिलेख क्या होता है। तो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षित कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री को बोलते हैं। सबसे पहला, अभिलेखों से हमें किसके तरीके की जानकारी मिलती है? तो अभिलेखों से हमें प्राचीन काल से शासकों के द्वारा अपने आदेशों के बारे में जो लिखवाया जाता है उसकी जानकारी मिलती है। शासकों के आदेश, उनके शौर्य, उनके युद्ध, उनकी गाथाओं की हमें जानकारी मिलती है, जिसे लोग पढ़ और देख सकते थे, उनका पालन करते थे। ठीक है, जैसे अशोक था, तो सर्वप्रथम अशोक ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों के लिए, प्रजा के लिए संदेश देने के लिए अभिलेख, ये जो अभिलेख थे ये पत्थर पे खुदवाए थे। ठीक है, और अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र बोलते हैं। ये हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन 3 पॉइंट का। अब आती है साक्ष्य सीमा। सबसे पहले ये बच्चों, अर्थ निकालने में कठिनाई। क्यों भाई? क्योंकि कुछ ऐसे अभिलेख मिले, कुछ ऐसी पांडुलिपियां मिली, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं
जिसमें एक ही राजा के लिए कई सारे नामों का, कई सारी उपाधियों का और कई सारे सम्मानजनक प्रतीक हैं जो संबोधन है, इसका प्रयोग किया जाता था। तो लोगों को एक ही राजा के विभिन्न नाम, उपाधियां, प्रतीक, संबोधन, इनको पढ़ना और उनका अर्थ निकालना बहुत ज्यादा कठिनाई आती थी। दूसरी इसकी सीमा है बच्चों, तकनीकी सीमा। तकनीकी इन द सेंस कि जो भी अभिलेख लिखे गए थे तो वो समय के साथ ऐसा होता है कि नष्ट होने लगते हैं। तो कुछ अभिलेख जो थे उनके अक्षरों को ना काफी हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया था, तो कुछ नष्ट हो गए थे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक एस बना हुआ है, तो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया था, तो हो सकता है कि इस एस में ये इतना भाग हट गया हो, डिलीट हो गया हो, मिट गया हो। तो अब इसका अर्थ कैसे निकालें, ये एक सबसे बड़ी मतलब इसकी एक सीमा रही थी, ठीक है, तकनीकी सीमा के तहत। उसके बाद बात आ जाती है समकालीन से तुलना करना असंभव। क्यों भाई? क्योंकि अभिलेख शास्त्रियों को कुछ अभिलेखों को अंकित जो लिपि है इसको पढ़ने में असमर्थता हुई, क्योंकि उनके समकालीन अभिलेख कहीं पर भी उस लिपि को नहीं मिले। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा की, ठीक है। तो हड़प्पा लिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा जा चुका है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हमें कोई और सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का लेखन नहीं मिलता है, इसीलिए। और ये भी हो सकता है कि एक ही टाइम पीरियड में बहुत सारी भाषा लिपियों का उपयोग किया जाता होगा, इसीलिए हम समकालीन से तुलना नहीं कर पाते हैं। ठीक। दूसरा है, मतलब आगे है, विभिन्न भाषा और लिपियों का उपयोग। बेसिकली कई बार एक ही शासक या फिर उसके वंश से संबंधित बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में बहुत सारे अभिलेख जो हैं उनमें भाषा वगैरह का इसका उपयोग होता है, तो पढ़ने में काफी कठिनाई आती है। ठीक है, अभिलेखों की जो लिपियां होती हैं इनको पढ़ने में भी कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वो अभिलेख है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का कोई अभिलेख है तो उसके समकालीन हमें कहीं पर भी हड़प्पा लिपि का उपयोग नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं, अन्य वस्तुओं पर जो दिए गए लेख हैं, ये आज तक नहीं पढ़े जा सके, क्योंकि ऐसा लेख हमें उसके समकालीन कहीं से मिला ही नहीं था। ठीक है, ये चीजें हैं। अब एक आधा पॉइंट अगर आपको अपनी तरफ से लिखना है तो वो लिख देना, मेनली 8 नंबर में बस आपको इतना ही लिखना होगा। ठीक है, अभिलेख क्या है, अभिलेखों से कैसे जानकारी मिलती है, अर्थ निकालने में कठिनाई होती है, तकनीकी सीमा होती है, के बाद में समकाल से तुलना करना संभव, विभिन्न भाषा लिपियों का उपयोग, अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई। कंप्लीट है। आगे इंग्लिश में देखेंगे। एपिग्राफिस्ट had to deal with the difficulties problems while deciphering the inscriptions. Explain, पहले इंस्क्रिप्शन क्या होती है, कैसे इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद में डिफिकल्टी क्या आती है, टेक्निकल लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आप बता देंगे कि इम्पॉसिबल टू कंपेयर विद contemporaries and use of different languages and scripts. ठीक है, there was difficulty in reading the scripts of the record because the answer is here. Okay, point number 3. चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज बौद्ध तथा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर करूं कि आपसे पेपर में हो सकता है तो केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाएं 8 नंबर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हो सकता है तो केवल जैन धर्म की शिक्षाएं 8 नंबर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो जब 8 नंबर में अलग अलग से आपसे पूछा जाएगा तो जो क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में ये सारे पॉइंट लिख देने हैं और जैन धर्म के बारे में ये सारे, लेकिन जब आपसे दोनों मिला के 8 नंबर में पूछा जाएगा, दोनों कंप्लीट करके 8 नंबर में, तो आपको 4 से 5 आपको बौद्ध धर्म की और 4 से 5 जैन धर्म की लिखनी है, और 3 नंबर में आएगा तो आपको ये 4 5 पॉइंट लिख देने बस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की। बेसिकली बच्चों, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं इनको सूत्र पिटक में जो कहानियां दी गई हैं उसके आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है, जिसमें कई बार लोगों को विवेक और तर्क के द्वारा समझाया गया। जैसे कई बार होता था ना कि महात्मा जी बैठे होते थे, एक मरी हुई बेटे की जो महिला वो आती कहती है कि आप अपने ज्ञान से तेज से मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध उसे बच्चे को जिंदा ना करते हुए महिला को ये समझाते हैं कि आखिर मृत्यु क्यों आवश्यक है। ठीक है, चलिए शिक्षाएं देखते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा है बच्चों, बुद्ध दर्शन के अनुसार विश्व लगातार बदल रहा है, यानी कि विश्व में कुछ भी स्थायी नहीं है, विश्व लगातार बदल रहा है और विश्व आत्मा विहीन है, विश्व की कोई एक आत्मा नहीं है। ठीक है, वो बिना आत्मा के है और यहाँ पे कुछ स्थायी नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है। आगे, इस क्षण भंगुर दुनिया में, यानी कि हमारा जो जीवन है वो मात्र एक क्षण का है। अब इस क्षण भंगुर दुनिया में मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है
सुख और दुख। ठीक है, दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। ठीक है, अगर इस क्षणभंगुर दुनिया में सुख और दुख के मार्ग से हमें मुक्ति पानी है तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें घोर तपस्या के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि स्वयं महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने एक बार कठोर तपस्या की तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि बस इनका मतलब कि इनकी हालत जो थी वो बस जाने वाली थी। ठीक है, काफी मरना आसन वाली इनकी हालत हो चुकी थी। तो इनको समझ में आया कि मुझे मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, तो इन्होंने तपस्या का मध्यम मार्ग अपनाया, दुखों से मुक्ति पाई और ज्ञान से इनका मिलन हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जन्म चक्र से, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है, हिंदू धर्म में बोलते हैं कि 84 योनि तक ऐसा होता रहता है। तो अगर हमें इससे मुक्ति पानी है, निर्वाण पाना है, तो इसके लिए कोई तुम्हें यहाँ पे कार्य करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हें स्वयं अपने निर्वाण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए काम करना होगा। साथ ही बौद्ध धर्म के अनुसार ये भी कहा गया है कि समाज का निर्माण मानव ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुसार ये कहा गया है, जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, जितने बड़े बड़े गृहपति हैं, इन सभी को अपने से छोटे जो लोग हैं, अपने नौकर, अपने आसपास के लोग, उनके साथ में एक अच्छा दयावान और आचार्यवान व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, सातवां, व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। अर्थात समाज में जो परिवेश है, चाहे रूढ़िवादिता है, मॉडर्न है, तो हम उसे चाहे तो अपने व्यक्तिगत अनुसार उसे चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने अपने शिक्षकों को एक अंतिम उपदेश, अंतिम निर्देश दिया था और ये कहा था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, यानी कि तुम्हें अपने खुद की मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, इसीलिए तुम खुद ज्योति बनो। ठीक है, ये चीजें थी। तो बौद्ध धर्म के साथ सारी शिक्षा आपको समझ में आ गई। विश्व लगातार बदल रहा है, विश्व आत्मा विहीन है, कुछ स्थायी नहीं है, दुख मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, अगर दुखों से मुक्ति पानी है तो मध्यम मार्ग अपनाइए। मुक्त निर्माण के लिए स्वयं कार्य करना होगा। समाज का निर्माण मानव ने किया है, ना कि ईश्वर ने। और शिक्षकों के लिए अंतिम उपदेश, ये है मेनली बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा। दूसरी शिक्षाएं आ जाती है बच्चों जैन धर्म की। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में पहले आप ये समझो कि इसके संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक थे स्वामी ऋषभदेव। कौन थे भाई? स्वामी ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए बच्चों? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर। अगर पहले तीर्थंकर पूछे जाएंगे तो स्वामी ऋषभदेव। अब जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं सुनो। तो प्रमुख शिक्षाएं, अरे कहां जा रहा है भाई, रुक जा आजा वापस। हाँ, पहली शिक्षा है बच्चों, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अर्थात जैन धर्म के अनुसार पत्थरों में, चट्टानों में, जल में जो भी निर्जीव हैं उसमें भी जीवन है। जल, पत्थर, मिट्टी, चट्टान, वायु, हर एक चीज में जीवन है, इंसानों के जैसा है। ठीक है, जीवों के प्रति हिंसा, अर्थात ये जो संपूर्ण विश्व प्राणवान है उसी का एक एक्सप्लेनेशन है जीवों के प्रति हिंसा, कि इंसान जो है इसे जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तीसरी है पुनर्जन्म का चक्र। अर्थात जैन धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसी कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है और उसी कर्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। ऐसा जैन धर्म के लोगों का मानना है। उसके बाद विहारों में निवास करना। अर्थात जैन धर्म के लोग ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है तो तुम्हें इस दुनिया का त्याग करना होगा और साथ ही तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी अगर तुम्हें मुक्ति पानी है इस जन्म मृत्यु के चक्र से। ठीक है, और पांचवी कि संसार के त्याग के बाद मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बना दिया गया। ठीक है, तो सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई भाई, संस्थापक और इसके जो 5 मेनली शिक्षाएं हैं उसके बारे में ये पॉइंट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जैन साधु जो होते थे, जैन साध्वी जो होती थी, इनको किस तरीके के 5 व्रत अपनाने पड़ते थे। तो सबसे पहला व्रत इन्हें अपनाना पड़ता था अहिंसा, अर्थात हत्या ना करना, सत्य अर्थात झूठ ना बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह अर्थात धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सभी अपनाएगा कोई व्यक्ति तभी वो जैन साधु साध्वी बन सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अपनाने पड़ते हैं जो भी बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बढ़िया तरीके से आप सभी को। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ये यहाँ पे आ जाती हैं और जैन धर्म की आपकी शिक्षा यहाँ पे ये आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसको देखते हैं इंग्लिश में। डिस्क्राइब द मेजर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म की मेनली टीचिंग्स क्या है?
के बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए गए, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर जो सेकंड है बेसिकली मेजर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, तो इसके फाउंडर कौन थे, उसके बाद में ये जो पॉइंट दिए इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन कि 5 वर्थ कौन से हैं जैन साधु साध्वी के लिए, ये बातें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया बच्चों, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एकदम बहुत ही छोटा सा भी है, इंपॉर्टेंट है बट छोटा है। कैसे, देखिए महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझो। बेसिकली महाभारत हमेशा से एक ऐसा ग्रंथ रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता रहा। ठीक है, तो महाभारत ग्रंथ के सदियों तक प्रेषण के कारण क्या हुआ, इसमें प्रभेद यानी कि इसमें कुछ भेद उत्पन्न हो गए, कुछ अंतर आ गए थे, जिसमें क्या हुआ था, अन्य जो छोटी छोटी स्थानीय बातें थी वो महाभारत में जुड़ने लगी थी। ठीक है, अब जब ये बातें जुड़ने लगी तो महाभारत का प्रभाव कम होने लगा और लोगों को इसमें पढ़ने में रुचि नहीं रही। ठीक है, हालांकि हमेशा से रही लेकिन कुछ टाइम के लिए कमी आ गई थी। तो महाभारत को पूर्ण रूप से एक नया रूप देने के लिए, उसका समालोचनात्मक संस्करण करने के लिए 1919 में बी.एस. सुतांकर के नेतृत्व में एक परियोजना शुरू की। तो किसने समालोचनात्मक संस्करण की पहल की थी, बी.एस. सुतांकर। कौन थे, संस्कृत के एक विद्वान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देश विदेशों से, मेनली अपने भारतीय देश जो है इसके विभिन्न जो विद्वान थे इनको एकत्र किया और इनसे कहा कि सुनो, हमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना है, इसलिए तुम देश के विभिन्न भागों में जाओ और विभिन्न भागों में हर एक लिपि में जो महाभारत लिखी गई है उसको लेकर आओ, और उसको इकट्ठा किया। जब इकट्ठा किया और अध्ययन किया गया तो अध्ययन का ना तरीका निकाला गया। क्या तरीका निकाला गया, उन श्लोकों की तुलना करने का कि पहली तो वो कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में जो समानता थी उसको अलग रख दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर और नेपाल से लेकर केरल और तमिलनाडु यानी कि उत्तर पूर्वी इलाके से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाके तक ये देखा गया कि कुछ कुछ संस्कृत के पाठ श्लोक एक ही जैसे हैं तो उसको एक जगह रख दिया गया। दूसरा, कुछ अन्य जो क्षेत्रीय प्रभेद थे, जो अंतर थे हर एक जगह के, उससे अलग कर दिया गया और जो अंतर थे, जो प्रभेद थे, उसका संकलन मुख्य पाठ की पद टिप्पणियों में और प्रशिक्षणों के रूप में किया गया। अर्थात मुख्य पाठ के अलावा उसके नीचे जो टिप्पणियां होती है ना कि किसने क्या रिव्यू वगैरह दिया कुछ इस टाइप से, तो उस परिशिष्ट में से रखा गया था। ठीक है, अब विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी में सेम थे और उनका प्रकाशन किया लगभग 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ, अनेक खंडों में। इस तरीके से तकरीबन 47 ईयर्स में जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण था वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है भाई, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के इजीली यहां से देख लेंगे कि राइट द क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत। ठीक है, तो क्रिटिकल कह सकते हैं या फिर जो क्रिटिकल वर्जन नहीं, एडिशन की बात आएगी, क्रिटिकल एडिशन की बात आएगी यहाँ पे। राइट अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ठीक है, तो कैसे हुआ था इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन सभी को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो के अद्भुत विशेषताएं रही, वर्णन कीजिए। बिल्कुल ठीक है बात भाई, मोहनजोदड़ो की बहुत ही अद्भुत विशेषताएं रही थी। जैसे सबसे पहले इसकी हम खोज की बात करेंगे तो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़े शहरों में से एक इसकी मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। ठीक है, अब खुदाई जब हुई तो हमें इसके कुछ कुछ विशेषता देखने को मिलेंगी। सबसे पहली विशेषता मिली बच्चों सड़कों और गलियों की विशेषता, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के इस क्षेत्र मोहनजोदड़ो में जो सड़कें मिली, जो गलियां मिली, वो एक समान पद्धति में बनाई गई थी जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता था, जिसमें सड़कें और गलियां, ठीक है, सड़कें और गलियां जो थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि पूरी तरीके से नियोजन किया हुआ था पहले से। ठीक है, दूसरी विशेषता है नियोजित जल निकास प्रणाली। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जो जब घर बनाए गए थे तो आवास जो बनाए गए थे इसके अगल बगल नालियों के साथ गलियों का बनाया गया था। ठीक है, जैसे पहले घर बना लिए गए, घर के बगल में नाली बनाई गई, नाली के बाद में फिर जो पूरा पार्ट बच जाता है उसमें गली को बना दिया गया। इस तरीके से तो एक जल निकास की जो प्रणाली थी बहुत ही अच्छी नियोजित थी। ठीक है, तीसरी विशेषता है बच्चों
गृह स्थापत्य कला। बेसिकली आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण होता था। ठीक है, दैट मीन्स कि जो घर होते थे उस घर का केंद्र बिंदु होता था आंगन। तो आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण होता था। इस आंगन का उपयोग हर एक घर में खाना बनाने के लिए, कटाई करने के लिए, अन्य कार्य में होता था। ठीक है, कुछ घरों में हमें दूसरे तल यानी कि छत पर जाने हेतु सीढ़ियां मिली हैं, जिससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के द्वारा हो सकता है कि दूसरी मंजिल के घर भी बनाए गए होंगे। ठीक है, कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें से बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग सभी राहगीर वगैरह भी कर सकते थे। यानी कि इन्होंने लोगों की मदद के लिए एक ऐसा कक्ष बनाया, कक्ष में एक ऐसा जलाशय बनाया हुआ था, कुआं बनाया हुआ था। बेसिकली कुआं था, वो जलाशय नहीं कुआं था। और टोटल अराउंड 700 लगभग कुएं पाए गए थे मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो संभवतः इसका उपयोग राहगीर राहगीर वगैरह भी कर लेते हो। ठीक है, जो भी उनके घर में घूमने वगैरह आता हो। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद में और भी आ जाएंगे, जैसे कि निजता को महत्व देना। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा देखा गया कि मोहनजोदड़ो में जो निचले कमरे थे इनमें खिड़कियां नहीं थी। ठीक है, तो हो सकता है ये इसलिए नहीं थी क्योंकि ये प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देते थे। साथ ही साथ नॉर्मली जब हम अपने घर का जो दरवाजा है इसको खोलते हैं तो नॉर्मली हमें सीधा ये जो हमारा आंगन है इसका अवलोकन हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय ये जो दरवाजा था यहाँ की वजह यहाँ होता था, और ठीक यहाँ पे सामने ऐसी दीवार होती जिससे सीधा आंगन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप इधर से ऐसे जाएंगे तब आपको आंगन दिखता था। तो जो कोई भी बाहर से आता था सीधा से आंगन का आपको अवलोकन नहीं होता था। और निचले तल पर कोई खिड़कियां भी नहीं थी, जिससे पता लगता है कि हाँ भाई ये वाकई में इन्होंने निजता को महत्व दिया। उसके बाद में स्नानागार के बारे में आप चाहें तो 3 से 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, चाहें तो। ठीक है, आंगन में बना एक बहुत ही बड़ा आयताकार जलाशय होता था जो कि चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ तो होता था। ठीक है, साथ ही इस स्नानागार का उपयोग किसी बड़े विशेष अनुष्ठानिक स्थान के लिए संभवतः हुआ करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए सीधा मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताया, बस इतना लिख देना, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक आधा पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर सकते। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि मोहनजोदारो हैज अमेजिंग फीचर्स एज एन अर्बन सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्लीज डिस्क्राइब। अच्छा एक चीज और, हिंदी में अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया तो इसमें आप एक दो पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो ईंटें वगैरह थी, ठीक है, ईंटें वगैरह थी, इनका अनुपात जो था वो से सेम था। ठीक है, पहले चबूतरों का निर्माण होता था, उसके ऊपर घरों का निर्माण होता था। तो इस तरीके से आप ये भी बता सकते हैं, है ना। तो एक दो पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो बताया मैंने। ठीक है, अब इंग्लिश में डिस्कवरी कब हुई थी, लैंड ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स थी यहाँ पे स्टेट एंड लैंड लेंस की, होम आर्किटेक्चर कैसा था, साथ ही इंपॉर्टेंस देते थे अपनी प्राइवेसी को, एंड बात की इंपॉर्टेंस जो बाद में मैंने आपको बताया वो वाली बात है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पे शासन प्रक्रिया कैसे चलती थी और जो सैनिक गतिविधि थी इसके बारे में मेगास्थनीज की जो बात है वो भी आपको समझानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के बारे में। हम जिस समय काल की बात करें आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो उस समय मौर्य साम्राज्य में राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जैसे आज हम पटना भी बोलते हैं, जो कि कई बार मगध महाजनपद की राजधानी भी रह चुकी है। ठीक है, 4 प्रांतीय केंद्र हुआ करते थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। अब इसी चारों में से 2 क्षेत्र, तक्षशिला और उज्जैनी, ये ऐसे क्षेत्र थे जो कि लंबी दूरी वाले व्यापारिक के महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे। ठीक है, वहीं स्वर्णगिरी जो था, जिसको हम सोने का पहाड़ बोलते थे, ये कर्नाटक में साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि के द्वारा आवागमन और नदी के द्वारा आवागमन को बहुत ही अच्छा बनाता था। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर सेना की बात आ जाती है, तो बेसिकली राजधानी से, जैसे मान लीजिए पाटलिपुत्र राजधानी थी, अगर हमें किसी प्रांत तक जाना है तो कई सप्ताह लग जाते थे या फिर 1 महीना भी लग जाता था। तो ऐसे में जो सेना जा रही, जो लोग जा रहे, जो यात्री जा रहे हैं, उनके विश्राम की व्यवस्था करना, घोड़े हाथी के खान पान की व्यवस्था करना, ठीक है, और सुरक्षा का कार्य दिया जाता था सेना को। इसीलिए यहाँ पे सेना के मामले में कुछ समिति और कुछ उप समितियां बनाई गई थी। ठीक है, यूनानी स्रोतों की अगर हम माने तो मौर्य सम्राटों के पास कम से कम 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे, 30,000 घुड़सवार हुआ करते थे और 9,000 हाथी सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हो गया मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। अब बारी आती है सैनिक के बारे में। ठीक है, मेगास्थनीज की बात है,
बेसिकली मैगजीन ये बताते हैं कि सैनिक गतिविधियों के लिए यहाँ पे एक समिति और 6 उप समितियां थी, ठीक है। और ये कहा गया कि मौर्य साम्राज्य के पास में एक बहुत विशाल सेना थी, जिसमें मैगजीन ये कहते हैं कि जो पहली उप समिति थी इसका काम था नौसेना का संचालन करना, और जो दूसरी उप समिति थी इसका काम था बाकी उप समितियों के लिए यातायात, खान पान, इन सभी की देखरेख करना, ठीक है। तीसरी समिति का काम था पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी जो समिति उप समिति थी इसका कार्य था अश्वरोहियों का संचालन। पांचवी समिति का काम था रथरोहियों का संचालन, और छठी का काम था हाथी है, हाथी सेना, उसका संचालन करना, ठीक है। ये चीजें थी। तो ऐसे ऐसे करके एक समिति और 6 उप समितियां अपनी हर एक पार्ट को, अपने रोल को प्ले कर रही थी, ठीक है। लेकिन इन समितियों में अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट समिति की, तो वो दूसरी समिति मानी जाती थी, क्योंकि इसके बहुत से कार्य थे। एक तो सभी के लिए यातायात, खान पान की देखरेख तो करती थी, साथ ही साथ उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना, सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए उनके लिए छोटे छोटे सेवक को नियुक्त करना, ये बहुत बड़े कार्य माने जाते थे, ठीक है भाई। तो मेगास्थनीज के अनुसार ये है मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि, ठीक है, साम्राज्य के बारे में। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, ठीक है बच्चों। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली यहां से देख सकते हैं, दिया गया है डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स की बात कर देंगे, फिर ट्रेड की बात करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, फिर आर्मी की बात कर देंगे, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज कितने यहाँ पे सेना हुआ करती थी वो बताएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी आप बता देंगे मेगासिस के अनुसार क्या बातें बताई गई हैं उसके बारे में, ये पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा हिंदी में और इंग्लिश में। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसको पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है तथा समय समय पर अनेक परिपाटियों ने इसके लेखन में योगदान दिया है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है बात भाई। महाभारत आज के टाइम पे, वर्तमान की हम बात करें 2023 की भी, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो स्पेशली रिचुअल से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए, रिलीजियस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए महाभारत एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें उनको अपनी हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। और ये रियलिटी है बच्चों। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अकेले पढ़ रहे हो, कोई छोड़ के जा रहा है, बहुत सारा दुख चल रहा है आपके जीवन में, आप महाभारत का एक चैप्टर उठा के पढ़ लो। अगर पढ़ नहीं सकते तो ऑनलाइन इसका पॉडकास्ट सुन सकते हो आप, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो उसके चैप्टर की, आपको बहुत ही पीस ऑफ माइंड बेसिकली फील होगा, ठीक है ना, ये रियलिटी है। तो आखिर ये महाभारत ग्रंथ जो है कैसे लोगों तक पहुंचा, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो इतनी बढ़ गई, समझते हैं इस तरीके से। महाभारत का जो मूल इसका ग्रंथ है वो तो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, तो अगर हमें समझना है तो हमें तो भाई अपनी भाषा में लिखा हुआ मिलना चाहिए, तो इसलिए अलग अलग भाषाओं में इसे लिखा गया और अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद करके विभिन्न विदेशों में, इवन भारत में नहीं, इंडोनेशिया, ठीक है, थाईलैंड और क्या नाम है, मालदीव और भी श्रीलंका वगैरह में, बहुत सारी कंट्रीज में अनुवादित करके महाभारत को पढ़ा जा रहा है। इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं पूरे विदेशों में फैलता चला जा रहा है, ठीक है। फैल क्यों रहा है? क्योंकि महाभारत में बहुत सारी ऐसी कहानियां दी गई हैं, बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए गए हैं जिससे लोगों को अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, इस दुनिया से उसका जो मोह है उसको त्याग करने में मदद करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था महाभारत में 2 तरीके की वस्तु हैं, एक है आख्यान जिसमें कहानियां होती हैं, एक होता है बेसिकली दूसरे उपदेशात्मक, तो उसमें उपदेश होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। महाभारत की जो कहानी है, वो जो पूरी की पूरी महाभारत है, उसे हमें चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे हैं, नाटक ऐसे हैं, नृत्य ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से लोगों को महाभारत के बारे में अवगत कराया गया है, ठीक है। और साथ ही इसकी रचना जो थी वो एक समय में अलग अलग लोग करते रहे हैं, जिससे कि हर एक परिपाटी के लोगों को ये लगता है कि ये महाभारत हमारे समुदाय के द्वारा लिखी गई है, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक समुदाय नहीं, बहुत सारे, जैसे ऋषि वेदव्यास, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसके बाद में और जो लोग थे उन्होंने भी लिखा है, ठीक है ना, बाठ साथी वगैरह, तो ये चीजें आ जाती है। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, समझ गए बढ़िया तरीके से।
सेकंड पॉइंट समझिए, महाभारत के लेखक। तो सबसे पहले ऋषि व्यास की बात आती है, वेद व्यास की। तो साहित्यिक परंपरा के अनुसार पूरी की पूरी महाभारत के एक बड़े भाग की अगर हम बात करें शुरुआती दौर पे, तो इसके रचयिता है ऋषि व्यास। सुनाई तो थी गणेश भगवान ने, ठीक है, लेकिन लिखी थी ऋषि व्यास ने। फिर भारसारथी की बात आ जाती है, जिससे हम सूत बोला करते हैं। भारसारथी ये संभवतः मूल कथा के ऐसे रचयिता थे जो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और युद्ध क्षेत्र में कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है, कैसे उन्होंने विजय पाई, क्या उनकी उपलब्धियां रही, इसके बारे में कविताएं लिखते थे, ठीक है। और ये रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही थी, ठीक है। पहले मौखिक में होती थी, उसके बाद फिर ये लिखी जाने लगी और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती। फिर ब्राह्मणों ने इस पे कब्जा अपना कर्म कर लिया। दैट मीन्स लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इसमें लिखना शुरू कर दिया और ये वही काल था जब पूरी की पूरी महाभारत जो थी वो कुरु और पांचाल यानी कि पांडवों के वो बेसिकली महाजनपद जिसे हम कह सकते हैं कुरु तथा पांचाल, इसके इर्द गिर्द ही महाभारत घूम रही थी। अन्य में एक और रचना कहा जाता है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, जब विष्णु देव की आराधना जो श्री कृष्ण के रूप में की जाती थी नायक के रूप में, उसका इंपॉर्टेंस था, तब यहाँ पे किया गया था इसका लेखन, ठीक है। तो ये है महाभारत के लेखक, ठीक है भाई। तो महाभारत आखिर एक गतिशील ग्रंथ कैसे है? महाभारत, इसके लेखक कोई एक नहीं बहुत से हैं, आखिर कैसे? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि द महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट ऑफ मैनी conventions have contributed to the its writing from time to time. Yes, महाभारत is a dynamic book या ग्रंथ, ठीक है। कैसे है या डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, वो पॉइंट आप यहां से देखेंगे। द सेकंड पार्ट की ऑथर ऑफ महाभारत, तो ऋषि व्यास, पार्ट साथ इसे सूत कहते हैं, ब्राह्मण एंड अदर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है हमारा 10th में पूछा गया बच्चों, बौद्ध धर्म के संगठन तथा नियमों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अर्थात जब बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा, ठीक है, शुरुआत में इसके बौद्ध संघ वगैरह स्थापित किए गए थे, तो बौद्ध धर्म के संगठनों में कैसे कैसे नियम चलते थे, संगठन की प्रक्रिया कैसे चलती थी, वो चीज हमें यहाँ पे समझ। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे इनकी बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम इस तरीके से कि बौद्ध के जो अनुयायी थे ये बेसिकली कहाँ रहते थे? बौद्ध संघ में रहते थे, जिन्हें हम भिक्षु कहा करते थे और जो कि धम्म के शिक्षक बन गए थे, ठीक है। तो बौद्ध के अनुयायी कहाँ रहा करते थे? बौद्ध संघ में, जिन्हें भिक्षु कहा जाता था। इनकी जीवन प्रक्रिया कैसी होती थी? तो ये श्रवण का मैंने मीनिंग आपको क्या बताया था एमसीक्यू में, कल बताएंगे। सभी बच्चे जिसको श्रवण का मीनिंग पता है वो मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 और मुझे बताए श्रवण का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये श्रवण एक सादा जीवन बिताते, दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे, ठीक है। उसके बाद में पुरुष तथा महिलाएं सभी इसमें शामिल थी। शुरुआत में ना बौद्ध संघ में केवल पुरुष ही शामिल हुआ करते थे, ठीक है, संघ था बौद्धों का तो केवल पुरुष शामिल थे। लेकिन इनका एक शिष्य था महात्मा बुद्ध का आनंद, तो महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध को समझाया कि हमें अगर अपने धर्म को और तेजी से फैलाना है, लोगों को जोड़ना है अपने संघ से, तो हमें महिलाओं को भी सम्मिलित करना होगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से भेदभाव हो जाएगा, हम पुरुषों को तो शामिल करें, महिला को नहीं करें। तो महात्मा बुद्ध इस बात को मान गए और सबसे पहले अगर कोई बौद्ध संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी रही थी तो महात्मा बुद्ध की वो स्वयं की उपमाता महाप्रजापति गौतमी ही रही थी, ठीक है। उसके बाद में कई तरह संघ में आई और वे धम्म की उपदेशिका बन गई। तेरी महिलाओं की बात आ जाती है। आगे चलकर वे महिलाएं जो बौद्ध संघ में शामिल हुई जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण यानी कि अहम, दो शब्द हैं याद रखिएगा, अहम प्लस में इच्छा। अहम और इच्छा से जिसने मुक्ति पाली हो उससे निर्वाण बोलते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अहम और इच्छा से मुक्ति पाली हो उनको थेरी महिलाएं बोलते थे, ठीक है। जो बौद्ध संघ में शामिल होते थे उनकी पहचान की अगर हम बात करें तो एक बार जो बौद्ध संघ में शामिल हो गया वो या तो भिक्षु होगा अगर पुरुष है, या तो भिक्षुणी होगा अगर स्त्री है। उसके बाद में उससे पुरानी पहचान त्यागनी होगी, चाहे आप राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे व्यापारी हो, बड़े अभिजात हो, चाहे सैनिक हो,
मैटर नहीं करता। एक बार आप बौद्ध संघ में शामिल हो गए तो आप या तो भिक्षु हैं, पुरुष हैं, या तो आप भिक्षुनी हैं, या तो स्त्री हैं। ठीक है, आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि पहचान रहती है तो हमारे अंदर अहम की और इच्छा की भावना बनी रहती है। ठीक है, इसमें और पॉइंट आएंगे अभी, जैसे कि बौद्ध संघ में केवल राजा ही नहीं, अन्य लोग नहीं, बल्कि राजा, बड़े बड़े धनवान, गृहपति, सामान्य जन, दास, शिल्पी, बहुत सारे लोग शामिल होते थे। ठीक है, ये हो गई पूरी बात कंप्लीट। अब बड़े ध्यान से समझो, महाभारत काल के दौरान में जो पारिवारिक संबंध हमने देखे थे, ठीक उसी के तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ संचालन पद्धति की बात कही जाती है, जैसे गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थे। दैट मीन्स जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, इसके ये जो बौद्ध संघ होते थे, इसकी जो संचालन पद्धति थी वो किस पर आधारित थी? छोटे छोटे गण और संघों की परंपरा पर। कैसे? लोग जो थे वो आपस में बातचीत करते थे, एकमत होते थे, और एकमत होने के बाद में निर्णय लेते थे कि कैसे संचालन किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट है बच्चों, ये वाले ये अलग से हैं। आप इसमें बस ये तीसरा वाला लिख देना कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्योंकि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। ठीक है, सैकड़ों वर्षों के दौरान ये संदेश पूरे महाद्वीप में, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत से शहरों में पहुंच चुका था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में आपने ये पॉइंट लिखने हैं। और एक चीज और, जो भी बौद्ध संघ में शामिल होता था उस कैसे नियमों से पालन करने हैं, उसका हमें वर्णन मिलता है विनय पिटक में। इसमें मिलता है बच्चों विनय पिटक, 3 पिटक हैं, सुत्त, अभिधम्म और विनय। तो विनय में मिलते हैं, और सुत्त है जो बच्चों, सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं वो मिलती हैं, और अभिधम्म में बेसिकली दर्शन शास्त्र से जुड़े विषय मिलते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में ये पॉइंट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लेंगे कि ब्रीफली तो लाइट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बिगनिंग कैसे होती है, जीवन कैसा होता है, मैन एंड वुमन शामिल होते हैं, वहां प्रजापति गौतमी की बात आ जाती है। ठीक है, जो बेसिकली 3 महिलाओं की बात आ जाती है। ठीक है, आइडेंटिफाई की बात आ जाती है, एंड आइडेंटिटी की बात आ जाती है, एंड देन आपको लिखना है डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड मेड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि वो कैसे संचालन किया जाता था, ये बात है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने वन ऑफ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण के संबंध में पुरातत्वविदों को किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। दैट मीन्स कि हड़प्पा सभ्यता का जब इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया तो इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा कैसी समस्याओं से जूझना पड़ा था। ठीक है, तो मेनली एक ही सबसे बड़ी समस्या थी उनके लिए, जो उन्हें हड़प्पा सभ्यता से मिला, जो खोज उन्होंने की, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। ठीक है, अब वर्गीकरण के लिए उन्होंने कई सिद्धांत उपयोग में लाए थे, जैसे सबसे पहला सिद्धांत इन्होंने उपयोग में लाया बच्चों, सामान्य सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया था, इसमें हड़प्पा सभ्यता से जो भी वस्तु मिली तो इतिहासकार ये देखते थे कि ये जो वस्तु है, ये इसमें पदार्थ कैसा उपयोग किया गया है, जैसे कि क्या वो पत्थर की वस्तु है, क्या वो मिट्टी की वस्तु है, धातु की वस्तु है, या फिर हाथी दांत की वस्तु है। जिससे ये पता चल जाता है कि ये वस्तु जो है वो किस पदार्थ की है, जिसके संबंध में उसके उपयोग को हम समझ सकते थे। दूसरा, उपयोगिता के आधार पे, मतलब कोई भी जो वस्तु है, क्या वो कोई औजार है, आभूषण है, या फिर अनुष्ठानिक के प्रयोग की है। जैसे ये पता चलता था आभूषण है तो मेनली जो है सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए होगा, अनुष्ठानिक प्रयोग है तो बेसिकली यहाँ पे देवियों और देवताओं के संबंध में रहा होगा। औजार की बात है तो फसल कटाई वगैरह या फिर युद्ध के संबंध में रहा होगा। हालांकि हड़प्पावासी लोहे से, धातु से परिचित नहीं थे, तो युद्ध वगैरह से भी परिचित नहीं थे, लेकिन कटाई वगैरह में जो थे पत्थर के औजार या फिर लकड़ी वगैरह से बने औजार का उपयोग करते थे। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता था। आधुनिकता समय से तुलना करना, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु हमें मिल गई, एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता से हमें मन के, चक्कियां, पत्थर, पाती, ये सभी मिले, तो हम इनको आसानी से वर्तमान से तुलना करके देख सकते हैं कि मनके का उपयोग हम माला बना के गले में पहन सकते हैं, चक्कियों से अनाज पीसते हैं, पत्थर पात्र हो गए, इनमें हम पत्थरों से हम बहुत सारे काम करते हैं, पात्र से हम उसमें कुछ रख सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं बहुत तरीकों से, है ना। तो हम वर्तमान से तुलना कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। ठीक है,
तो उसको कैसे समझा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। चौथी समस्या है संदर्भ का परीक्षण। जो वस्तु हमें मिली है उसको ये समझना कि वो किस संबंध में है। जैसे कोई वस्तु अगर हमें घर से मिली है तो हम ये पता कर लेते हैं घर में कैसे उपयोग की जाती होगी। कोई वस्तु नाली में से मिली है तो हम पता कर लेते हैं नाली में कैसे उपयोग की जाती होगी। कोई वस्तु कब्र में या फिर भट्टी में मिली है तो ये भी पता चल जाता था कि कैसे इसको उपयोग में लाया जाता होगा, कब्र में या फिर भट्टी में। ठीक है, इसी मामले में कुछ ऐसे हड़प्पा स्थल हैं जहां से हमें छोटे छोटे कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इस संबंध में हमें कहीं पर भी ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले जिससे ये पता चल जाए कि पहनावे में जो कपास के टुकड़े, कपास जो इसका उपयोग होता था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इतिहासकारों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मूर्तियों में चित्रण किया गया, वो जो एक नारी की मूर्ति थी ना जिसे माता देवी की संज्ञा दी गई थी, ठीक है, जैसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई जिस मूर्ति को, तो ये सभी दर्शाते हैं इसी बात को। ठीक है ना, तो ये वो समस्याएं थी बच्चों जो इतिहासकारों के समक्ष आती हैं। सामान्य सिद्धांत, उपयोगिता के आधार पर, आधुनिकता समस्या तुलना करना, संदर्भ का परीक्षण और कपास स्थल की बात है। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को देख लेंगे बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डील विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल की बात करेंगे, ऑन द बेसिक ऑफ यूटिलिटी की बात करेंगे, इसके संबंध में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरिजन विद द मॉडर्न टाइम्स, टेस्ट कॉन्टेस्ट की बात कर देंगे और बाकी चीजें आपकी ये आ जाती है। कंप्लीट है भाई। तो इस तरीके से आज का हमारा ये जो सेशन था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है भाई, तो देखो अपनी तरफ से जितना हो सकता था मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, आप सभी को आज का ये सेशन अच्छा लगा हो जिसमें मैंने आपको आपके 8-8 नंबर के जो क्वेश्चन थे पहली वाली किताब के टोटल 10 समझा दिए हैं, और इसी में से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इस साल भी आ सकते हैं, चांसेस हैं। अब 10 लिए हैं तो 2 तो आने ही आने पक्का है इसमें से। ठीक है, ज्यादातर यही आते हैं, तो है ना, इसीलिए आपने क्या करना है बच्चों, जितना हो सके आपने इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही आप सभी बच्चे इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ में, ताकि वो भी इससे तैयारी कर सकें। और आप सभी को वीडियो रियलिटी में कैसी लगी आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरी मेहनत कैसी रंग ला रही है आपको समझाने में। ठीक है, बाकी आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।